हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी हरियो हब पे। तो बच्चों, आज हम अपनी डे 24 क्लास का इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को वापस से करेंगे कंटिन्यू। तो देखो, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 3 चीज़ें पढ़ी थी। पहला हमने पढ़ा था कि जो कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग ऑफ कॉलोनियल पीरियड, कि भैया हमें गुलाम कब बनाया गया और कैसे बनाया गया और कितने दिन तक हम गुलाम बन के रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रायर टू ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के पहले भारत की क्या स्थिति हुआ करती थी। और लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था उसका नाम था क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या नाम था? इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे भारत के अंदर कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिश राज, अंग्रेजी सरकार का राज कब आया था। तो हमने पढ़ा था कि सर सबसे पहले एक बैटल हुई थी, लड़ाई हुई थी जिसका नाम था क्या, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुई थी। और उसके तत्पश्चात कुछ दिन के बाद 1757 में भारत को गुलाम बना लिया था, पर उसके कुछ दिन बाद जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, तब भारत को कंप्लीटली गुलाम बना लिया गया था। उसके बाद भारत आज़ाद कब हुआ, फ्रीडम कब मिले, आज़ादी कब मिली भारत को, तो 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली। तो कुल मिला के भारत जो है वो ऑलमोस्ट कितने ईयर तक हमारा गुलाम बन के था, तो भारत हमारा ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक अंग्रेजी सरकार का गुलाम बन के रहा। अंग्रेजी सरकार का जब तक भारत गुलाम बना, भारत को अंग्रेजी सरकार ने गुलाम क्यों बनाया, पर्पस क्या था गुलाम बनाने का, रीज़न क्या था। तो रीज़न ये था कि उन्हें पता था कि भारत की जो कल्टीवेशन पावर है वो क्या है, हाई कल्टीवेशन पावर है, वहाँ के लैंड के हाई कल्टीवेशन पावर है यहाँ के लैंड की। तो उन्होंने सोचा था कि भाई उन्होंने अपने यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का सेटअप बिठाया है, भाई प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल्स भी तो चाहिए ना। तो इसलिए उन्होंने गुलाम बनाया ताकि इंडिया से वो रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर सके, अपने यहाँ पे मंगवा सके, और वहाँ से फिर उस इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो चुके हैं उन फिनिश्ड प्रोडक्ट की सेलिंग यहाँ पे की जाए। कुल मिला के बेसिक पर्पस था कि भारत के कल्टीवेशन पावर का इस्तेमाल करने के लिए वो क्या किया था, उन्होंने गुलाम बनाया था, और वहाँ की लैंड को उसकी कल्टीवेशन पावर ही इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने अपनी मार्केट भी यहाँ पे। फिर हमने पढ़ा कि ब्रिटिश रूल से पहले भारत की जो इकोनॉमी थी उसका क्या उसके मेन फीचर थे। तो हमने पढ़ा पहला फीचर कि वो एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाती थी। क्यों? क्योंकि 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थे। दूसरा कि भारत की इकोनॉमी को प्रॉस्पेरस इकोनॉमी कहा जाता था, समृद्धवान इकोनॉमी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट थी, किसी भी तरीके के फूड प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, जिंदा रहने के लिए हमें जितने भी प्रकार के सामान की ज़रूरत होती थी, भारत उनका अपने आप से क्या करता था, निर्माण करता था। और लास्ट, भारत का नाम हैंडीक्राफ्ट की वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड में था। फिर लास्ट हमने पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या, कि कुल मिला के कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा था। और ग्रोथ मेजर करने के लिए आप सबको पता है कि हमें नेशनल इनकम का वैल्यूएशन करना होता है, और बताया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कि जो भारत की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि भैया इनकी गणना की तो गई थी, इनका कैलकुलेशन किया तो गया था, पर किसी ऑफिशियल और एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं किया गया था, ये इसे नॉर्मली किया गया था। और जिस नॉर्मली कैलकुलेशन में सबसे पहले जो आदमी थे जिन्होंने इसकी गिनती करी थी, वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर V.K.R.V. राव। ये आपके MCQ के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि नेम द फर्स्ट पर्सन हु हैज एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। तो आपने क्या लिखना है, V.K.R.V. राव। और इनके साथ और भी कई सारे लोग थे, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था। बट आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे, तो जैसे डॉक्टर V.K.R.V. राव और दादा भाई नारोजी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था कल की वीडियो का। आई होप आप सब ने पुरानी वीडियो देख ली होगी, तो अच्छी बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास।
जैसा कि हमने स्टार्ट करना था आज क्या, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर और स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में पढ़ना है और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ना है कि सर 1947 के पहले और 1757 मतलब गुलामी के दौरान भारत में एग्रीकल्चरल सेक्टर की क्या स्थिति थी। तो देखो भाई, मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिख रखे हैं। जैसे सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति क्या थी, तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि भारत में 85% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक मेजर सेक्टर जो था वो किस चीज में एंगेज था, तो एंगेज था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। मतलब 85% लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनकी अर्निंग्स वगैरह हुआ करती थी। जो भी वो खाते पीते थे एग्रीकल्चर की बदौलत ही खाते पीते थे। लेकिन उस एग्रीकल्चर में उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आई। देखो, जैसे सबसे पहले तो बताया गया कि उस वक्त लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था, प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। मतलब होता ये था, देखो प्रोडक्टिविटी ना होने के कारण भी बहुत सारे हैं। जैसे कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं था, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे। ठीक है, हमारे पास खेतों में केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करने के लिए संसाधन हुआ नहीं करता था। प्लस इंडिया में उस वक्त केमिकल फर्टिलाइजर्स हुआ भी नहीं करते थे, तो जिस वजह से भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह हुआ करता था, कीड़े वगैरह लग जाते थे। जैसे तुम लोगों ने रामायण वगैरह देखी होगी, तो रामायण में तुमने देखा होगा एक सीन क्या होता है कि अयोध्या में 3 साल तक हर साल कीड़े आकर के वहाँ की फसल को खा जाते थे, और उन फसल को फिर मतलब कीड़ों से मुक्त करवाने के लिए लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते थे। राम जी ने उस वक्त अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसमें कीड़े वगैरह को हटाया गया। मतलब क्या कि केमिकल फर्टिलाइजर्स उस टाइम पे अपने पास, मतलब ये तो मैंने गुलामी से बहुत पहले की बात बताई है, मतलब उस वक्त हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं हुआ करते थे। दूसरी चीज़ की, अगर एक 100 गज का खेत है, 100 गज की लैंड है जिसमें हमें कल्टीवेशन करना है, और उसमें अगर 2 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पे 5 से 10 लोग रहते थे, तो इसलिए वो लेवल मेंटेन नहीं हो पाता था प्रोडक्टिविटी का। मतलब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का सिंपल रीज़न है बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ सम फैसिलिटीज़, की फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी। तीसरी चीज़ कि अपने पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ मतलब कि बारिश वगैरह, मतलब कि जो हमारा एग्रीकल्चर था वो हैवीली रेनफॉल के ऊपर डिपेंड था। उनके पास ना तो कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था थी, ना ही जो आज की डेट में आप देखते हो कि खेत वगैरह में ट्यूबवेल होता है, या फिर क्या कहते हैं किसी और अलग तरीके के इरिगेशनल अरेंजमेंट्स किया जाता है ताकि वहाँ पे वाटर की सप्लाई हो सके, टाइम टू टाइम उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह डाला जा सके। वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, इसलिए हमारा एग्रीकल्चरल सिचुएशन थोड़ा सा बेकार था। इसके बाद हमारा तीसरा सीन क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो थी, हमारे पास पैसों की थोड़ी कमी थी। क्यों? क्योंकि जो भी पैसे अपने पास हुआ करते थे उन पैसों से हो क्या जाता था कि हम फ्लड कंट्रोल, मतलब बाढ़ आ गई तो उसके केस में, या फिर ड्रेन एज पानी वगैरह के निकालने की व्यवस्था करने के उसमें, या फिर हम टेरेसिंग मतलब अपनी फसलों को बचाने के लिए जो भी हम वहाँ पे अरेंजमेंट वगैरह करते थे उन अरेंजमेंट में चला जाता था। मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पैसा नहीं रहता था वहाँ पे, बाकी दूसरी फैसिलिटीज़ में लग जाता था वो पैसा दूसरी अलग चीज़ों में, जिनका खेती बाड़ी के प्रोडक्शनल ग्रोथ में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ करता था। मतलब देखो सिंपल, एग्रीकल्चरल सेक्टर में 85% लोग इंगेज थे। एग्रीकल्चरल सिचुएशन बहुत ख़राब थी। क्यों ख़राब थी? क्योंकि एक तो प्रोडक्टिविटी का वो लेवल मेंटेन्ड नहीं था, वो हम नेक्स्ट और सबसे लास्ट पॉइंट में भी पढ़ेंगे, वहाँ का भी एक रीज़न था उसमें। दूसरा कि हमारे पास जो हमारा प्रोडक्शन हुआ करता था, प्रोडक्शन करने के लिए अपने पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी खेती बाड़ी करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कई तरीके के जो भी पैसे, मतलब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे रहते भी थे तो आंधी तूफान बाढ़ की वजह से हमारे बर्बाद हो जाते थे, खेती में हम लगा नहीं पाते थे। और सबसे मेन कारण जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम भी एक मुख्य कारण था। क्यों? क्योंकि देखो ज़मींदारी सिस्टम में क्या किया गया था कि जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कि जो हमारे ऊपर दूसरी कंट्री अपना रूल चला रही थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पूरे के पूरे इंडिया के अंदर
उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक मेंबर को वहां का क्या बना दिया, जमींदार बना दिया, और उनके ऊपर ये डाल दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया आप लोगों को क्या करना है, अपने अपने एरिया के अंदर आपके जितने भी फार्मर्स वगैरह कल्टीवेशन करते हैं या खेती करते हैं या कुछ भी अन्य काम कर रहे हैं जिसमें वो देश की धरती मतलब संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को क्या किया जाए, उन लोगों से टैक्स लेना है, रेंट लेना है, ठीक है, क्या लेना है, रेंट, जिसको लगान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लगान कहा जाता है। तो ये सिस्टम था कि जमींदारी सिस्टम में कहा जाता था जमींदारों को रेंट इकट्ठा करना है फार्मर्स से और किसी चीज से उन्हें मतलब नहीं है, ठीक। तो फार्मर क्या करता था कि जो भी फार्मर के पास अर्निंग होती थी वो प्रॉफिट फार्मर की जगह जमींदार के पास चला जाता था, तो फार्मर के पास कुछ बचता नहीं था, जिस वजह से धीरे धीरे क्या किया गया, उसमें से एग्रीकल्चर करने वालों की संख्या कम हो गई। तो देखो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जमींदारी सिस्टम में बताया गया है कि जो कुछ भी प्रॉफिट होता था, जो कुछ भी प्रॉफिट होता था वो सारा प्रॉफिट जमींदारों के पास चला जाता था, जबकि वो जाना चाहिए था किसके पास, कल्टीवेटर के पास जाना चाहिए, जिसने खेती करी उसके पास जाना चाहिए, पर उनके पास ना जाके जमींदारों के पास चला जाता था, तो वो एक तरीके से डिमोटिवेट भी हो जाते थे और फिर उन्होंने वो काम ही करना धीरे धीरे छोड़ दिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जो जमींदार हुआ करते थे, जमींदार सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड थे किसमें, तो रेंट को कलेक्ट करने में। जमींदार को सिर्फ इस चीज से मतलब था कि तुम्हारे पास लैंड है, तुम्हारी एग्रीकल्चर बढ़िया हो रही है, नहीं हो रही, कल्टीवेशन हुआ नहीं हुआ, फसल अच्छी है खराब है, हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या चाहिए, हमें हमारा किराया चाहिए। देख रहे हो कितने जालिम थे, लेकिन ये जालिम आपने सिर्फ और सिर्फ ये जालिम रूप देखा है इनका, जालिम इस वजह से थे क्योंकि इनके ऊपर भी ऊपर से प्रेशर बन रखा था। मतलब कुल मिलाकर जो जमींदार हुआ करते थे उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं था, फार्मर्स के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खेती हो रही है कि नहीं हो रही है, उन्हें बस रेंट से मतलब था, जिस वजह से क्या होता था कि जो फार्मर्स थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादती होती थी, ये सिर्फ रेंट कलेक्ट करने में रहते थे, ये कुछ भी नहीं करते थे, ठीक है, ये कुछ भी नहीं करते थे, दे डोंट डू एनीथिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं था, बस इनको रेंट से मतलब रहता था। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे एग्रीकल्चर में हुई थी वो क्या हुई थी, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या कि लोग अब अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, सेल्स करने के लिए प्रोडक्ट्स को कल्टीवेट करेंगे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी फार्मर्स को एक ऑफर दिया था कि हम आप लोगों से जिस प्रकार के मटेरियल का कल्टीवेशन करवाएंगे आप उसका कल्टीवेशन करिए, बदले में आपको पैसा मिलेगा, आपको ना कहीं मार्केट में जाना पड़ेगा सेल करने के लिए, आप आराम से चिंता मुक्त होकर के कल्टीवेशन करें और क्या कहते हैं बदले में कैश रिसीव करते रहे। तो इस तरीके के ऑफर्स उन्होंने दिए थे। तो क्या हुआ, तो फार्मर्स ने अपने क्या कहते हैं पेट को पालने की जगह, पेट पालने के लिए जो खेती करते थे थोड़ा बहुत, उसकी जगह उन्होंने सेल्स करने के लिए खेती करने स्टार्ट कर दिया। और उसकी वजह से हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स ने अलग अलग तरीके के केमिकल आउटपुट्स उनसे कल्टिवेट करवाए, जिनकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी भी खत्म हो गई। और अब जब लैंड ही हमारी फर्टाइल नहीं रहेगी तो खेती क्या होगी। तो ये था हमारे एग्रीकल्चर सीन के अंदर। देखो मैं क्विक रिव्यू हल्का सा तुरंत बताऊंगा। देखो भाई, लैंड रेवेन्यू मतलब हमारे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें 85% लोग थे। एग्रीकल्चर की स्थिति खराब हो गई थी। खराब होने के मेन कारण जो था, मेन कारण तो था जमींदारी सिस्टम, जिससे कल्टीवेटर्स डिमोटिवेट हो गए थे। और भाई डिमोटिवेट होते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड को ही छोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बच ही नहीं पा रहा था तो कुछ भी क्या करेंगे। दूसरा था कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से लैंड की फर्टिलिटी पावर ही खत्म कर दी गई। फर्टिलिटी पावर बहुत ज्यादा वीक हो गई तो कल्टीवेशन ही नहीं हो पाता था, इसलिए लोग थक के छोड़ने लग गए। इसके अलावा तीसरा, हमारे पास उस टाइम पे फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, प्लस जो कुछ भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए रहता था वो इन्वेस्टमेंट चला जाता था टेरेसिंग। उसके बाद टेरेसिंग के अलावा क्या कहते हैं तुम्हारा टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज और क्या कहते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल, इनमें हमारा पैसा चला जाता था। और हमारे वही जो मैंने लास्ट में आपको बताया, कॉमर्शियलाइजेशन से फर्टिलिटी पावर खत्म हो गई तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होने लग गई थी। तो ये था हमारा सीन था हमारा किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का। इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खराब हुआ था। आई होप आप सबको क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट में ज़रूर आप अपने डाउट्स वगैरह बताएं। बाकी क्लियर हो गया तो थम्स अप।
जरूर दें अपना। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ना है स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की। सर इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था? एग्रीकल्चर में तो आपने बताया बहुत सारे लोग थे, कमियां थी, एक तो जमींदारी सिस्टम से हमारी बैंड बजा रखी थी फार्मर्स की, साथ के साथ कॉमर्शियलाइजेशन करके लैंड की भी पावर खराब कर दी, तो ऑटोमेटिकली सर एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना आउटपुट तो मिलेगा ही नहीं। अब आउटपुट उतना मिलेगा नहीं तो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएंगे नहीं, जिस वजह से 85%, आपको पता है 85% हमारा जो था ये रिड्यूस होकर के आजादी के बाद तक 55% पहुंच गया। मतलब 30% लोगों ने खेती बाड़ी करना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भाई कमाई नहीं होती थी। ठीक, और अब देखो सीन क्या कि उस वक्त एग्रीकल्चर में तो ये सारा सिस्टम था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था? तो देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहा गया है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारे इंडिया की जो इंडस्ट्री थी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इंडिया की, जो हम हाथ से बना करके चीजें मार्केट में सप्लाई करते थे, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बहुत तगड़ा नाम था, बहुत तगड़ा, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम था। दूर दूर देश के लोग आते थे हमारे हैंडीक्राफ्ट वगैरह को खरीदने के लिए, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की प्रशंसा करते थे लोग। लेकिन क्या हुआ, जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी कर दी इंडिया में। कैसे? तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को क्या कर दिया, डीके कर दिया। डीके मतलब उसका बहिष्कार कर दिया, एक तरीके से उसका इस्तेमाल मतलब मना ही कर दिया। और मना कैसे किया? तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिए। मतलब उन्हें पता था कि भाई जो हैंडीक्राफ्ट है ऐसे तो लोग लेना बंद करेंगे नहीं, एक काम करते हैं इसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, टैक्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये महंगा हो जाएगा, महंगा हो गया अगर तो फिर लोग ऑटोमेटिकली खरीदना कम कर देंगे और धीरे धीरे ये चीज बंद हो जाएगी। तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट के ऊपर क्या किया, बहुत हैवी टैक्सेस वगैरह लगाए, हैंडीक्राफ्ट के रॉ मटेरियल पे भी और उसको खरीदने पे भी टैक्स लगाया गया, जिस वजह से हैंडीक्राफ्ट हमारा हो गया बर्बाद, खत्म हो गया। और उन्होंने क्या किया कि जो हमारे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट अगर जाता था तो उस पर टैक्स लगा देते थे, बट जो इंडिया का रॉ मटेरियल जाता था उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। क्यों? ताकि हमें भी क्या हो, मतलब हम भी उसको बेच सकेंगे, फिर आराम से दुनिया खरीद सकेगी, उतना महंगा नहीं जाएगा, तो हमारी कमाई ऑटोमेटिकली कम कर दी। उनके लिए वो सामान सस्ता पड़ गया और वहां से जब वो अपना प्रोडक्ट भेजते थे बनाया हुआ, उस पर भी उन्होंने टैक्स हटा दिया। टैक्स हटा दिया, अब क्या होगा कि भाई वहाँ से यहाँ पे भी कम टैक्स में आएगा तो सस्ता आएगा, तो ऑटोमेटिकली हम उनके सारे के सारे कपड़े खरीदेंगे। आप खुद सोचो ना, आज की डेट में आप देखते होंगे कि मार्केट में 200 रुपए में भी शर्ट्स अवेलेबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। और कहीं कहीं पे वही सेम शर्ट 500 रुपये में भी अवेलेबल है कि नहीं? मतलब क्या कि इंडस्ट्रीज के केस में क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट थोड़ा सा सस्ता रहता है, और उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा सस्ता हुआ करता था क्योंकि टैक्स ही नहीं लगता था। अब तो खैर टैक्स वैक्स लग रहा है, उस टाइम टैक्स भी नहीं लगता था, तो इस वजह से हमारे बहुत ज़्यादा सस्ता आउटपुट आता था। तो लोग क्या करते थे, इंडिया के अंदर लोग एक्सपोर्टर बन गए थे रॉ मटीरियल के, कि यहाँ से रॉ मटीरियल बाहर भेजेंगे और वहाँ से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा उसको इम्पोर्ट करेंगे। मतलब ये ओवरऑल 3 लाइन में इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बताया गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था हमारा, उसमें हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया गया था और इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया गया था, किसका? रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश्ड प्रोडक्ट का। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म कैसे हुआ? तो हैवी टैक्स की वजह से। उसके बाद हमने पढ़ना है कि और फिर क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से इंडस्ट्रीज में चेंज आया। तो देखो कहा गया सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कि 19th सेंचुरी के आधे समय के दौरान, मतलब 1850 के आसपास कह रहा है, इंडिया के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई थी। मतलब इंडिया के लोगों ने भी क्या किया, करने लग गए, मतलब ब्रिटिशर्स ने भी अपनी अपनी इंडस्ट्रीज एक दो खोल दी थी और इंडिया के लोग ने भी इंडस्ट्रीज वगैरह स्टार्ट कर दी थी। जैसे बताया जा रहा है कि कॉटन और टेक्सटाइल की माइल्स इंडिया के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात में खोल दी गई थी, जो कि इन्होंने स्टार्ट करी, इंडियंस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और इसी के साथ साथ भारत में जूट मिल्स भी स्टार्ट हुआ था। पहला जूट मिल कहाँ लगा था? ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाया गया था, बंगाल में। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बढ़ने लग गई। कॉटन की इंडस्ट्री आई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई, फिर जूट मिल्स आने लग गए। फिर बताया गया, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हमारा हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसके बाद बताया गया है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे और भी कुछ इंडस्ट्रीज आई थी, जैसे शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, या फिर और सीमेंट इंडस्ट्री, इस तरीके की और भी इंडस्ट्रीज आई थी। मतलब धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ आने लग गया था। लेकिन उस वक्त भी भारत के अंदर कोई भी कैपिटल गुड की इंडस्ट्री नहीं थी, मतलब कोई मशीन वगैरह प्रिपेयर नहीं करते थे जिससे इंडस्ट्रियल आउटपुट्स की मात्रा बढ़ाई जाए। मतलब कि क्योंकि देखो, अगर मशीन वगैरह बनाने लग जाएंगे तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज की संख्या बढ़ जाएगी,
तो इस वजह से उस टाइम पे कोई मशीनरी मतलब फिक्स्ड कैपिटल को जनरेट करने वाली इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, कैपिटल गुड्स को जनरेट करने वाली नहीं, बस ओनली कंज्यूमर गुड्स को ही जनरेट किया जाता था। जैसे कॉटन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, जूट मिल्स, उसके बाद हमारा शुगर, पेपर और सीमेंट, धीरे धीरे और भी इंडस्ट्रीज आने लगी थी पर कोई कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी। और लास्ट में बताया गया कि जीडीपी में जिस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत ज़्यादा कम कंट्रीब्यूशन था क्योंकि इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। तो देखो कुल मिला के हमने पढ़ा आज की क्लास में क्या, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सर एग्रीकल्चर में 85% ऑफ पॉपुलेशन इंगेज था, प्रोडक्टिविटी लो हुआ करती थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, जमींदारी सिस्टम ने ऐसी तैसी कर रखी थी, और उसके बाद कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जब हुआ, मतलब कि जब हम अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्शन सेलिंग करने के लिए करने लग गए सेल्फ कंजम्पशन को छोड़ के, तो हमारे लैंड की फर्टिलिटी पावर भी खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने हमसे केमिकल्स वगैरह का कल्टीवेशन करवाया, और केमिकल तो फर्टिलिटी पावर खत्म होने की वजह से भी हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। इसके बाद हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपनी एक इंडस्ट्री हुआ करती थी पहले, हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट को अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। कैसे कर दिया भैया, टैक्स उस पर खूब सारे टैक्स लगाए, टैक्स लगा लगा के चीज़ें इतनी महंगी कर दी कि लोगों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, और फिर खरीदना बंद। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट हमारे खत्म कर दिए गए। ठीक, और हैंडीक्राफ्ट खत्म करने के साथ साथ हमें एक्सपोर्टर बना दिया गया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश प्रोडक्ट का। और इसके अलावा भारत में क्या क्या हुआ था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो कहा गया है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था 19वीं सेंचुरी के हाफ में, मतलब 1850 के बाद अप्रॉक्स भारत में एक आध इंडस्ट्रीज वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिसमें हमारा कॉटन, टेक्सटाइल वगैरह, जूट मिल्स वगैरह आती हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह इंडियंस के द्वारा ही स्थापित किए गए थे, और जूट मिल जो था वो ब्रिटिशर्स ने बंगाल में स्टार्ट किया था। इसके बाद धीरे धीरे फिर और इंडस्ट्रीज आने लग गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब तक आया, जब उसके बाद शुगर, पेपर और सीमेंट की भी कुछ इंडस्ट्रीज आ गई थी, और इसके अलावा भी और कई तमाम अलग अलग प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज आने लग गई थी। बट आपको MCQ के लिए प्रिपेयर रहना है, तो इसलिए हमने भी यहाँ पे मेन इंडस्ट्रीज की बात की है। और उसके बाद क्या था कि कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, मतलब कि मशीनी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप नहीं किया गया था, और इंडस्ट्रीज कम होने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था हमारे GDP में। तो इसी के साथ हम विराम लेते हैं अपनी आज की वीडियो में। आज की वीडियो हमारी यहीं होती है समाप्त। आज हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों कर दिया फिनिश। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको भी लेटेस्ट अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।